नमस्कार दोस्तों। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर अपनी अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही राकेश बत्रा द्वारा निर्देशित 2013 की फिल्म द लंच बॉक्स है। 22 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म अपने समय की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी कही जा सकती है। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो फिल्म में इला, जो कि एक हाउसवाइफ है जिसकी 10 साल की एक बेटी है, उसके पति नकुल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जिससे वो हमेशा फ़ोन पर ही लगा रहता है। इससे पता चलता है कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इला बेहतरीन भोजन बना कर ऑफिस भेजकर अपने पति का प्यार पाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ साजन फर्नांडीज यानी इरफान खान सरकारी कार्यालय के कर्मचारी है जिसकी पत्नी का निधन हो गया है। लंच ब्रेक में रेस्टोरेंट में खाना खाना, छुट्टी के बाद लोकल पर सवार होने से पहले सिगरेट पीना, वापस जाकर होटल का पैक खाना खाना, उसके बालकनी में एक और सिगरेट पीना, सब कुछ बहुत धीरे धीरे भाई भाई जैसा मगर खोखला कर देने वाली चुप्पी के साथ फिल्म में चलता है। मुंबई में डब्बा वाले घर से ऑफिस तक खाना पहुंचाते हैं। एक दिन इसी डिब्बे वाले की गलती से इला द्वारा भेजा गया लंच बॉक्स साजन की टेबल पर आ जाता है और साजन का डिब्बा इला के पति के पास चला जाता है। खाने के बाद साजन थैंक यू का एक नोट लिखकर उसी लंच बॉक्स में डाल देता है। इला जब शाम को राजीव से खाने के स्वाद के बारे में पूछती है तो वो समझ जाती है कि उसके बनाए हुए खाने का स्वाद चखने वाला कोई और था। अगले दिन लंच बॉक्स में खाने के साथ साजन को एक लेटर भी मिलता है जिसका जवाब वह अपनी पूरी ईमानदारी से लिखता है। इस ऑफिस में आए नए मुलाजिम शेख असलम मियाँ यानी हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साजन से काम सीखना है। अपने इस मकसद को पाने में असलम किसी भी सूरत में हासिल करने की जुगाड़ में लगा हुआ है क्योंकि वह साजन की जगह लेगा। उधर हर शाम साजन से आने वाले लेटर को पढ़कर इला कुछ वक्त के लिए अपनी टेंशन भूल जाया करती है। टिफिन में रोटियों के साथ भेजे जा रही इन चिट्ठियों की भाषा धीमे धीमे अधिकार वाली हो जाती है। एक दूसरे को बिना मिले एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहने का एक अधिकार। वे अपने हर मसले पर चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि इला अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी साजन को लिखकर बता देती है। एक दिन इला फर्नांडीज को लिखकर भेजती है कि वह भूटान जाना चाहती है तो साजन उससे लिखता है कि क्या वह भी उसके साथ जा सकता है। तब इसती है कि वह अजनबी के साथ कैसे जा सकती है। तो फिर एक दिन इला और फर्नांडीज मिलने का फैसला करते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में आने को तैयार होते हैं लेकिन साजन वहां आकर भी पास नहीं आता है। इला अगले दिन अंदर से दुखी होती है तो वह खाली लंच बॉक्स भेज देती है। इसमें साजन लिखकर भेजता है कि वह वहां पर आया था लेकिन वह उससे नहीं मिला क्योंकि अब इला की तुलना में वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। वह उसे इस सब को छोड़कर आगे बढ़ जाने को कहता है। एक दिन इला को साजन के काम करने की जगह का पता चल जाता है लेकिन वहां उसे पता चलता है कि फर्नांडीज तो नौकरी छोड़कर नासिक चला गया है। फिल्म के अंत में साजन फर्नांडीज नासिक से वापस आ जाता है और इला की खोज करता है। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है और दर्शकों के मन में अंत के लिए खुद से निर्मित निष्कर्ष गढ़ लेने की स्वतंत्रता जाहिर करती है। फिल्म की खूबसूरती इसमें है कि ये आज के वक्त में अपनापे और कह सकें तो कहें कि प्यार की तरह अश्लीलता की हद तक जाहिर नहीं है। यहाँ कुछ भी तुरत फुरत नहीं है, जबरन की बेचैनी नहीं है। एक तनाव सा है जो इस कहानी को देखने वाले को अपना राजदार बना लेता है। आप इसे देख रहे हैं और इस क्रम में अपने दोनों किरदारों के राजदार हो रहे हैं। फिर खुद को बताए बिना आप अपने ढंग से इन किरदारों को कुछ बताना चाहते हैं। दूसरों के बारे में उनके तनाव से आप भी तारी होने लगते हैं। एक कहानी के जिंदा होने का सबूत होता है यह अनुभव। लेटर्स की भाषा इंग्लिश में होते हुए भी दर्शक एक जुड़ाव महसूस कर सकता है लेकिन इस तरह से फिल्म केवल एक वर्ग के लिए ही देखने के लिए सुलभ है। साहित्य और भावनाओं की मौन भाषा के प्रति समझ रखने वाले दर्शकों के लिए फिल्म काफ़ी अहम है। ये कहानी सुनने में तो बेहद सरल लगती है लेकिन फिल्म देखने के दौरान पता चलता है कि बिना कुछ कहे सुने वो कितना कुछ कह गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज मंत्रा।